हेलो दोस्तों, तो ये हमारा चल रहा था भारत में यूरोपियों का आगमन, और इसका 2 पार्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको दे चुके हैं, और ये तीसरा आपका वीडियो है। और जिसमें हम आपको जो पढ़ा चुके हैं, हमने आपको बताया था कि हम आपको क्रम से पढ़ाएंगे P, D, E और F। तो पुर्तगाली का जो 2 वीडियो है हम ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड करके दे चुके हैं, और ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आपका डच शुरू कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको अंग्रेज़ पढ़ना है, और अंग्रेज़ के बाद एस से स्पेनिश भी आ जाएगा, स्पेनिश भी आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना है फ्रांसीसी के बारे में। तो इतना आपको पढ़ना है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड करके आपको दे चुके हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है डच के बारे में। तो आज हम आपका शुरू करेंगे डच। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अगर डच की बात करें तो भारत में आने वाला सबसे पहला डच 1596 में सबसे पहला डच आया था, जिसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। भारत में आने वाला सबसे पहला डच कार्नेलियस हाउटमैन था। तो बच्चों ये याद रखिएगा, भारत में आने वाला सबसे पहला डच कार्नेलियस हाउटमैन था। उसके बाद 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। उसके बाद 1627 में अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पिपली नामक स्थान पर स्थापित किया था, और ये बंगाल में लगाई गई इनकी पहली फैक्ट्री थी। उसके बाद 1653 में डचों ने बंगाल में अपनी अगली फैक्ट्री स्थापित किया, और ये बंगाल के चिंसुरा में स्थापित किया था। और बंगाल के चिंसुरा में स्थापित करने के बाद जो किले का नाम रखा था, उस किले का नाम रखा था गुस्तावुस फोर्ट। तो बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि 1596 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। सबसे पहला डच 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन आया हुआ था। 1627 में पिपली नामक स्थान पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया बंगाल के अंदर, और 1653 में चिंसुरा में डचों ने अपनी अगली फैक्ट्री स्थापित किया, और जो उस किले का नाम रखा गुस्तावुस फोर्ट। तो उसके बाद डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए, यानी सोने के सिक्के चलवाए, जिन्हें स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के चलवाए, जिन्हें भारत में पैगोड़ा नाम दिया गया, या उन्हें जो स्वर्ण सिक्के थे उनका नाम पैगोड़ा रखा गया। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? जिसका नाम पैगोड़ा था, डच के द्वारा। उसके बाद ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध ये युद्ध होता है डच और अंग्रेज़ के बीच में। डच एवं अंग्रेज़ के बीच में एक युद्ध होता है, जिसे कहा जाता है बेदरा का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने बुरी तरीके से डच को पराजित किया, और डच भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर हो गए। तो इसमें विजय किसकी हुई? तो इसमें विजय हुई अंग्रेज़ों की, और डच भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर हो गए। तो चलिए एक बार दोबारा से हम आपको बता देते हैं। 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन आया हुआ था, पहला डच,
1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित किया। 1627 में बंगाल में पिपली नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित किया। 1653 में चिंसुरा में स्थापित किया और उस किले का नाम गुस्तावुस फोर्ट रखा गया। स्वर्ण सिक्के चलवाए जिसे पैगोडा कहा गया। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के मध्य में होता है और इसमें विजयी होते हैं अंग्रेज। तो ये बात आपको पता थी, हमने आपका रिवाइज करवाया है, तो ये आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डच के बारे में इतना ही है और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको अंग्रेज के बारे में। चलिए अंग्रेज के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए तो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल ये सबसे पहला यात्री था जो भारत में आया था। सबसे पहला अंग्रेज यात्री था जो भारत में आया था। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा यात्री राल्फ फिंच नामक एक अंग्रेज यात्री था। ये अकबर के समय पर भारत में आया हुआ था। उसके बाद ये भारत से वापस जाने के बाद राल्फ फिंच अकबर के समय भारत में आया था। उसके बाद ये वापस जाने के बाद ये ब्रिटेन वापस चला गया और ब्रिटेन वापस जाने के बाद ये वहाँ पर एक दल बनाया, एक व्यापारियों का दल बनाया जिस दल का नाम मर्चेंट एडवेंचर्स रखा गया। तो हमने आपको ये बताया कि अकबर के समय में राल्फ फिंच भारत आया था और ये वापस वहाँ जाने के बाद व्यापारियों का एक दल बनाया जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स रखा गया और इसमें रानी एलिजाबेथ ये उस समय वहाँ ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी, महारानी हुआ करती थी और इन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 को इसी दल को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दिया था। तो ये डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी विक्टोरिया के माध्यम से भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दिया गया था। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो ये आप लोग नोट भी करते हुए चलिएगा। अगर बोला जाए भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला सबसे पहला यात्री कौन था, तो आपका आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। भारत में समुद्री मार्ग के सहारे सबसे पहले कौन सा यात्री आया था, तो आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। अब आप लोग जानते भी होंगे कि ये फारसी और तुर्की या तुर्क भाषा का विद्वान था और ये भी आप लोग जानते होंगे कि ये जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जहांगीर के दरबार में पेश होने वाला सबसे पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो आपका आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। सबसे ज़्यादा विद्वान या फारसी या तुर्क भाषा का विद्वान कौन था, तो आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा जो कैप्टन हॉकिंस था ये फारसी और तुर्क भाषा का विद्वान था और जहांगीर ने अपने दरबार में जब देखा कि ये फारसी और तुर्की भाषा बोल रहा है तो इससे बड़ा खुश हुआ और जहांगीर ने ही इसे खान की उपाधि दिया था। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसे खान की उपाधि दिया।
तो बच्चों हमने आपको ये बताया कैप्टन हॉकिंस भारत में जब आया था तो उस समय जहांगीर का शासन था और जहांगीर ने ही से खान की उपाधि दिया था और कैप्टन हॉकिंस फारसी और तुर्क भाषा का विद्वान था। इसके बाद और बच्चों ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये सन 1608 ईस्वी में भारत आया हुआ था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री, ये बच्चों अस्थाई फैक्ट्री है, अस्थाई फैक्ट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं। अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? तो अस्थाई फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करने की बात कही गई, लेकिन डचों के साथ में विवाद हो जाने की वजह से ये फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकी। तो आपको पता है सबसे पहले अंग्रेज़ों के माध्यम से भारत में अस्थाई फैक्ट्री सबसे पहली बार 1613 में सूरत में स्थापित की गई थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया। अगर अस्थाई बोलेगा तो आपका आंसर होगा 1613 में। अगर अस्थाई की बात करेगा तो अस्थाई फैक्ट्री 1611 में स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन ये स्थापित नहीं हो पाया था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। सोलह सौ पंद्रह में एक दूसरा यात्री जो जहांगीर के दरबार में आया, जिसका नाम था सर टॉमस रो एक दूसरा यात्री था जो जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। और ये आप लोग याद रखिएगा, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये भारत में आया, जहांगीर के दरबार में ही आया था। तो ये भी जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। उसके बाद 1639-40 में अंग्रेज़ों के माध्यम से मद्रास की स्थापना की गई। 1639 और 40 के बीच में। उसके बाद 1661 में ब्रिटेन के राजा तो बच्चों ब्रिटेन के राजा जिनका नाम हुआ करता था चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम हुआ करता था कैथरीन बैग्रांजा, जिनका नाम था कैथरीन बैग्रांजा। तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बैग्रांजा की आपस में शादी हो गई। और ये शादी हो रही थी कहाँ पर? यूरोप में। ये शादी हो रही थी यूरोप में। और पुर्तगाली राजकुमारी की शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ में जब की गई तो उस समय मुंबई ये पुर्तगालियों के अधीन थी। यानी मुंबई पर उस समय पुर्तगालियों का राज चला करता था। तो पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो उस समय चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया गया। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई को दे दिया गया। तो हमने आपको ये बताया कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय हुआ करते थे 1661 के दौरान, और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बैग्रांजा हुआ करती थी, और मुंबई उस समय पुर्तगालियों के अधीन हुआ करती थी। और पुर्तगालियों के माध्यम से मुंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। लेकिन ये शादी यूरोप में हो रही थी और मुंबई चार्ल्स द्वितीय की किसी काम की नहीं थी, इसीलिए
चार्ल्स द्वितीय ने, इसीलिए चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी से 10,000 पाउंड सालाना के हिसाब से उनको सौंप दिया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करिए इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर शायद नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप संशोधन कर लेना। यहाँ पर ये 10 पाउंड प्रतिवर्ष के हिसाब से ये सौंपा हुआ था। तो हमने आपको यही बताया कि 1661 में ये शादी हुई और पुर्तगालियों ने मुंबई को दे दिया, और चार्ल्स द्वितीय ने दहेज के रूप में पाया हुआ जो मुंबई था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया 10 पाउंड प्रतिवर्ष की दर पर। चलिए उसके बाद आगे जो आता है 1697-98 में, अगर हम बात करें 1697-98 में, तो बंगाल के अंदर 3 गांव हुआ करते थे। बंगाल के अंदर 3 गांव जिनका नाम सुतानाती या सुतानती, गोविंदपुर और कालीकाटा, तो ये 3 गांव हुआ करते थे। और अंग्रेज़ों के माध्यम से 1200 रुपये, या इसको आपको बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, या आप समझ सकते हैं कि ये जमींदारी के रूप में 1200 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से लिया गया। और इन तीनों गांवों को मर्ज करने के बाद अंग्रेज़ों के माध्यम से कलकत्ता की स्थापना की गई, कलकत्ता की स्थापना की गई। और कलकत्ता की स्थापना का श्रेय जाता है जॉब चारनाक को जाता है। जॉब चारनाक के माध्यम से कलकत्ता की स्थापना की गई थी। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें और कुछ तो नहीं बचा हुआ है। चलिए बच्चों, तो हमने आपको बताया कि 3 जगह हमने आपको बताया जहाँ जहाँ अंग्रेज हावी हुए। मद्रास हमने बताया आपको, इसके अलावा हमने आपको बताया मुंबई बताया, और हमने आपको बताया कलकत्ता बताया। तो ये 3 जगह हमने आपको सन भी बताया कि मद्रास में 1639 से 40, मुंबई 1661, और याद रखिएगा 1661 में दहेज स्वरूप दिया गया था, और 1668 में चार्ल्स द्वितीय के माध्यम से 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रतिवर्ष की दर पर सौंप दिया था। और कलकत्ता हमने बताया। तो ये 3 जगह ऐसा हुआ करता था जो अंग्रेज़ जहाँ पर हावी थे। और याद रखिएगा यही 3 अंग्रेज़ों की उस समय की प्रेसिडेंसी भी हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंसी भी हुआ करती थी, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। तो चलिए इसके आगे ये 3 प्रेसिडेंसी हो गई आपकी।